हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 अविन्यो। अविन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? हर वर्ष अविन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? अथवा अविन्यो में प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? उत्तर होगा अविन्यो मध्ययुगीन ईसाई मठ है। यह दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है। अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। यहाँ गर्मियों में फ्रांस और रूस का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह प्रतिवर्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? इसी प्रश्न को दोबारा पूछा है। अविन्यो पाठ के लेखक को नदी तट पर किसकी याद आती है और क्यों? नदी घाट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी के तट पर बैठकर अनुभव करते हैं। वे स्वयं को नदी पाते हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने की बात कही है। अगला प्रश्न है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। उसे अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं। नदी में एक झलक स्वयं में नदी की एक झलक देखते हैं। अर्थात वहाँ पर एक नहीं दो नदियाँ हैं। एक वे लेखक खुद अपने आप को नदी बताते हैं और वो जो दूसरी नदी बह रही है उसको बताते हैं। अगला प्रश्न है, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है और क्यों? नदी के किनारे और कविता के पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों की अनुभूति से बची नहीं जा सकती। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो पाते हैं। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। कहने का मतलब है कि नदी के किनारे और कविता के पास कोई भी तटस्थ मतलब शांत नहीं रह सकता है, या कोई भी ये नहीं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए तो कविता में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट ज़्यादा हैं जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन अगर उनके सामने दो लाइन अगर गाना बज जाता है, अगर कोई अच्छा सॉन्ग हो तो उसको दिल को छू जाता है और वो बार बार कोशिश करता है कि उस सॉन्ग को वो पूरी लाइन सुने। उसी को कहना है नदी और कविता के पास तटस्थ नहीं पाते। जिस रंग को आज आप संगीत में ढूंढ पाते हैं, कहीं आप उसी को कविता में कुछ लोग भी ढूंढते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। लेखक अविन्यो क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे? लेखक की उपलब्धि क्या रही? लेखक अविन्यो में 19 दिनों तक रहे। वे वहाँ अपने साथ हिंदी के टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स ही ले गए थे। वे उस निपट एकांत में अपने में एक लेखन में डूबे रहे। लेखक की उपलब्धि यही रही कि उन्होंने 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। सोच लीजिए फ्रेंड्स, 19 दिनों में उन्होंने 35 कविताएं लिख दी और 27 गद्य रचनाएं, यानी 27 कहानियां भी उन्होंने लिखी है मात्र 19 दिनों में। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विसमानता है? तो देखिए, मनुष्य जीवन से सुख और दुख के समय व्यतीत होते हैं। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। मानव उतार चढ़ाव देखता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों का सानिध्य पाता है। मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है। पत्थर भी प्राचीनतम को अपने में सहेजे रखता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, परंतु पत्थर अपनी भावना को प्रकट नहीं कर पाता, अर्थात मूक रहता है। अब आते हैं इस चैप्टर के कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जैसे अविन्यो पाठ का सारांश लिखे, या इसी को उसने कह दिया है। अविन्यो में लेखक ने क्या देखा और क्या पाया, वर्णन करें। तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं, उत्तर देखते हैं। अविन्यो फ्रांस में रोम नदी के तट पर बसा एक पुराना शहर है। कभी यह पोप की राजधानी थी। जो अविन्यो है यह एक प्रकार का शहर है
जो पोप की राजधानी हुआ करती थी। आज यह गर्मियों में प्रति वर्ष होने वाले रंग समारोह का केंद्र है। रोन नदी के दूसरी ओर अविन्यो का एक स्वतंत्र भाग विल्नोव ल अविन्यो अर्थात नई बस्ती है। पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फ्रेंच शासकों ने यहाँ किला बनवाया था। उसी में अब ईसाई मठ है। ला शत्रुज क्रांति होने पर आम लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। सदी के आरंभ में इसका जीर्णोद्धार किया गया और उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यहाँ रंगकर्मी, अभिनेता, नाटककार कुछ समय रहकर रचनात्मक कार्य करते हैं। यहाँ अनेक सुविधाएं हैं। पत्र पत्रिकाओं की दुकान है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, रेस्तरां आदि। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार ने ला शत्रुज में रहकर कुछ काम करने का न्योता दिया। वे गए और वहां 19 दिन रहे और उस निपट एकांत में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं की। दरअसल अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। सुप्रसिद्ध चित्रकार पिकासो की विख्यात कृति का नाम है ला मादामोजेल द अविन्यो। यही यथार्थवादी आंद्रे व्रेता, देने सा और पाल एलुआर ने संयुक्त रूप से 30 कविताएं रची। इन कविताओं में वहाँ का जो एकांत था, निविड़, सुसान रातें और दिन प्रतिदिन है। यहाँ के नदी जो है रोन नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहाना है। नदी किसी की अनदेखी नहीं करती, सबको भिगोती है। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जिस तरह से अगर आपको घाम समान अपनी रोशनी देता है, ठीक उसी प्रकार से नदी भी सबको समान रूप से ही भिगोती है। अगला प्रश्न है, लेखक अविन्यो किस सिलसिले में गए थे? वहां उन्होंने क्या सुना, क्या देखा और सुना? ला शत्रुज क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। लेखक को अविन्यो के कला केंद्र पर पीटर क्रूक द्वारा की जा रही महाभारत की प्रस्तुति में दर्शक की हैसियत से आमंत्रित किया गया है। पत्थरों की एक खदान में अविन्यो के कुछ किलोमीटर दूर पीटर क्रूक के विवादास्पद महाभारत के प्रस्तुतिकरण किया गया था। वह प्रस्तुति सच्चे अर्थों में भव्य और महाकाव्यात्मक थी। लेखक ने देखा कि गर्मियों में अविन्यो के अनेक चर्चे और पुरातन ऐतिहासिक महत्व के स्थान रंग स्थल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल उसका क्या उपयोग होता है? तो ला शत्रुज काथुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। यह विल्नोव ल अविन्यो अर्थात अविन्यो का एक नया गांव में स्थित है, जो रोन नदी के दूसरी ओर है और लगभग स्वतंत्र है। आजकल इसका उपयोग एक कला केंद्र के रूप में होता है। यह केंद्र आजकल रंगमंच और लेखक से जुड़ा हुआ है। यहाँ नाटककार, अभिनेता, संगीतकार अर्थात गीत मतलब गीतकार, रंगकर्मी आदि आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में रहकर रचनात्मक लेखन का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? तो उत्तर हो जाएगा, जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रही है, उसी प्रकार कविता भी मानव की जीवन संगिनी रही है। नदी में विभिन्न जगहों से जल आकर मिलते हैं और वह प्रवाहित होकर सागर में समाहित होते हैं। हर दिन सागर में समाहित होने के बावजूद उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी विभिन्न विडंबनाएं, शब्द, भंगिमा, जीवन छवियाँ और प्रतीतियाँ आकर मिलती और तदाकार होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। इस प्रकार नदी और कविता में लेखक अनेक समानता पाता है। सही बात है फ्रेंड्स, नदियाँ भी कभी रिक्त नहीं होती है और उसी प्रकार कविता भी कभी रिक्त नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस तरह नदियाँ हमारे साथ रही है, ठीक उसी प्रकार कविता भी मानव के जीवन में आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही हमारे साथ है और आगे भी बनी रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही प्रश्न था। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस
चैनल पर आपको हर प्रकार की वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और सभी विषय उपलब्ध कराए गए हैं। धन्यवाद।